गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं लूसेंट के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर्स दिए हुए हैं 47 नंबर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए, सी टेट हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जैसे स्टेट पीसीएस, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी और आपका बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड आरपीएससी। साथ ही साथ जितने भी जो है कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्ज़ाम्स में जीएस का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है लूसेंट। इसलिए आपका लूसेंट पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे चैनल के द्वारा 2022 की अपडेटेड लूसेंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड करते हुए आपको तैयार कराया जा रहा है। अगर आप लोग चैनल पे अभी नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली आपको सुबह 8 बजे लूसेंट की अपडेट क्लास मिलती रहे। शुरू करते हैं हम आज के पॉइंट से, बाल गंगाधर तिलक से। इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मुस्लिम जो आपका कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन था, उसमें गरम दल नरम दल के साथ कांग्रेस और मुस्लिम के बीच भी एक समझौता हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लेकिन उसी दौरान 1916 में एक मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन होता है लखनऊ में ही, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक से देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति के लिए 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ पर? पूना में। और इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव एनसी केलकर। तिलक ने अपने अखबार मराठा जो अंग्रेजी में छपता था, केसरी जो मराठी में छपता था, के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था कि मराठा और केसरी दैनिक है कि साप्ताहिक है या पाक्षिक है या मासिक है, पूरी चर्चा की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मराठी का कौन सा पेपर है, मासिक था या पाक्षिक था या साप्ताहिक था या दैनिक या फिर केसरी। इन दोनों के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आपका प्रश्न बन जाता है कि अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं पहले। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडयार यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। बस पहली लाइन बाल गंगाधर तिलक, पहली लाइन एनी बेसेंट, इन दोनों से दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। पूछता है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो मंथ जो है कि बाल गंगाधर तिलक का पहले 28 अप्रैल को पूना में की गई, तो पूना में किया इन्होंने। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास अडयार में किया था। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि किसने सबसे पहले आपके होम रूल लीग की स्थापना की? जॉर्ज अरुंडेल की लीग को लीग का सचिव बनाया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे, यानी कि प्रमुख जो नेता थे वो इससे जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, याद होगा आपको, इससे पहले क्लास में हमने न्यू इंडिया पे चर्चा की थी और आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि वो न्यू इंडिया जो था अनुशीलन समिति के साथ साथ जो है कि हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, तो किसने उसकी स्थापना की थी, किसने उस पत्र को शुरू किया था। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है न्यू इंडिया, एक आएगा यंग इंडिया आगे चल के, वो भी हम बताएंगे। तो न्यू इंडिया जो है कि पत्रिका एनी बेसेंट की है। साथ ही साथ ये एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ निकालती थी एनी बेसेंट। जिस तरीके से मराठा और केसरी दैनिक और साप्ताहिक थी, उसी तरीके से आप ये देखिए न्यू इंडिया दैनिक पत्र था और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ था। अगला प्रश्न आपका बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी पहला प्रश्न बनता है कि सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी जो होती है उसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन भाग लेने की अनुमति नहीं दी, इन्होंने मना कर दिया था कि उसमें मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल के नेता थे कांग्रेस के, जबकि तिलक उग्रवादी दल के नेता थे। इसलिए गोखले कभी नहीं चाहेंगे कि एक उदारवादी दल का सदस्य उग्रवादी दल के नेतृत्व में जाके काम करें, इसलिए इन्होंने मना किया और इनका कोई विरोध नहीं था उस संगठन से। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया और इसलिए लोग उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहने लगे, यानी एजेंट। जो और इसी उपलब्धि की वजह से 1915 में महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि भी दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां साबरमती नदी भी बहती है। तो पूछता है आपसे कि गांधी जी ने जो साबरमती स्थापना की आश्रम को, किस नदी के किनारे? साबरमती। किस शहर में? अहमदाबाद। और कब की स्थापना? 1916। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से वापस, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में।
फिर गांधी जी को बिहार कौन लेके जाता है, पहला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। ध्यान देना, किसकी मृत्यु? राजकुमार शुक्ल की। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भी भेजा। यानी कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हो जाता है कि भाई हम 25 वर्षों तक आपसे लड़ते रहे और आज आपकी अंतिम यात्रा है, यानी कि आज आपका श्राद्ध है, तो उसमें उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया। वह चंपारण का अकेला मर्द था, ऐसा इन्होंने कहा। एमन अंग्रेज अधिकारी ने। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। आपसे 3 प्रश्न बनते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सविनय अवज्ञा मतलब जो अहिंसात्मक तरीका था वो कहाँ प्रयोग किया, सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया, भूख हड़ताल का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया। तो उसमें ध्यान देना है कि गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 के चंपारण आंदोलन में किया। ध्यान देना है इसको। और इसको चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती करने का जबरन तरीका था। 3 तरीकों में एक था, ठीक है। और इसमें होता क्या था, 3 हिस्सा यानी खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। क्या कहलाता था? कुर्तौली और कुस्की। 3 कठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऐसा किसान नहीं मानते थे, क्योंकि किसान चाहते थे कि हम 20 कट्ठा यानी कि 20 बिस्सा जिसे हम कहें, उस पूरे 1 बीघे पे हम अपने हिसाब से खेती करें। लेकिन अंग्रेज मालिक जो थे बागानों के, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 3 बिस्सा या 3 कट्ठा पे तो आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी करो। तो इस वजह से ये विरोध ज़्यादा बढ़ा और गांधी जी ने इसका समाधान किया। और वैसे देखा जाए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, क्योंकि 1915 से पहले वहीं थे। नस्ल भेद, रंग भेद और इस तरीके की जो स्वतंत्रता के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो गांधी जी ने उसमें सहयोग किया और वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया। फिर एनी बेसेंट 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की इन्होंने घोषणा दी। और वहीं पे मॉन्टेग्यू घोषणा आती है 20 अगस्त 1917 को कि तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। और जैसे ही मॉन्टेग्यू घोषणा आती है सुधार के रूप में, एनी बेसेंट बहुत प्रेरित होते हैं कि चलो अब तो जो है कि भारत आज़ाद होगा, बहुत सारी सुधार मिलेंगे। इस वजह से उन्होंने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनी बेसेंट जो कि पहली महिला थी, पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष बनती, वो किस वर्ष बनी थी। आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो देखते हैं हम जो 4 बातों का उल्लेख किया गया मॉन्टेग्यू घोषणा में। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है, पहला लक्ष्य। दूसरा, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा कि भारतीय कितना सहयोग कर रहे हैं। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा किया जाना था। बस यही आखिरी बिंदु जो है कि थोड़ा गलत था इनका, कि भाई आप कैसे डिसाइड करोगे कि भारत में कितना डेवलप हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है। आप निर्धारण इसका जो है कि ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा करोगे, जबकि एक्ट जो है उस काम को अंजाम कौन दे रहा है? भारतीय लोग दे रहे हैं। भाई प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भारतीयों से पूछिए, भारतीयों के हालात पे चर्चा कीजिए। आप ब्रिटिश संसद में जाके चर्चा कर रहे हो कोसों दूर, क्या मतलब निकलेगा? तो ये पॉइंट जो है कि गलत था इनका इसमें। अगला पॉइंट है इसमें कि मॉन्टेग्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनती है। और उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा कि भाई कुछ नहीं तो भारत को कुछ तो अधिकार मिल रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से स्वशासन मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। इसलिए उदारवादी फूले नहीं समा रहे थे, बड़े खुश थे कि भाई हमें तो अब जो है कि भारत पर अधिकार करने का, स्वशासन करने का राज मिलेगा, हमें एक शक्ति मिलेगी। लेकिन ये सब खाली ढकोसले थे, कुछ नहीं था। वहीं तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा, यानी एक ऐसी प्रातः काल जिसमें सूर्य दिख ही नहीं रहा, यानी अंधकार ही अंधकार है। ये तिलक ने इसको कमेंट किया इस चीज़ पे। और वहीं 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यहीं से दिया था और इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किस वर्ष की? 1918 में की। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ दिया? तो इसी एसोसिएशन के माध्यम से दिया, जिसमें कहा कि पूंजीपतियों को मजदूरों के हितों की रक्षा
करनी चाहिए। वहीं 31 अक्टूबर 1920 में एन.एम. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम एटक कहते हैं, की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। आपसे पूछा जाता है कि एटक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो एन.एम. जोशी ने की थी। और कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 को की थी। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल को समर्थन दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ किया? 1917 के चंपारण में किया, पहली बार सत्याग्रह। पहली बार भूख हड़ताल उन्होंने कहाँ की? अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ कहाँ किया? 1918 में किया। वहीं गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था, खेड़ा सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं। आगे देखते हैं, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में था। इसके अनुसार किसी भी संदेह वाले व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं दे सकते, कोई वकील भी नहीं किया जा सकता। यानी एक अंधा कानून जिसे हम कहते हैं, जिसका मन आए उसको उठा लो और जेल में बंद कर दो। और गांधी जी ने इसी कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई, देश भर में हड़ताल करवाई कि लोग अपने घरों से निकले, सरकारी संस्थानों को छोड़ दें, विद्यालय को छोड़ दें, जनता जो है कि रोड पे आए, हड़ताल करे, लेकिन शांतिपूर्वक हड़ताल। ध्यान देना, गांधी कभी भी हिंसा के खिलाफ, मतलब हिंसा के समर्थन में नहीं थे, अहिंसा के साथ चलते थे। हड़ताल करो, शांतिपूर्वक करो हड़ताल। और इसी वजह से आगे चल के देखने को मिलता है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ, वहाँ पे डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी कि भाई इनको रिहा किया जाए। और ऐसी स्थिति पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और यह कहा कि यह ब्रिटिश शासन आदेश के विरुद्ध था। यानी ब्रिटिश शासन ने आदेश दे रखा था कि कोई भी समूह में इस तरीके से किसी भी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर कोई मीटिंग्स नहीं करेगा, लेकिन ये लोग जलियांवाला बाग बैठ के जलियांवाला बाग में एक मीटिंग्स कर रहे हैं जो ब्रिटिश शासन के नियमों के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में 379 व्यक्ति, कांग्रेस समिति के अनुसार जो है कि 1000 व्यक्ति, अलग अलग रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इतने लोग मारे गए। और इस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर माइकल ओ डायर था, जिसने आदेश दिया था इस पर गोली चलवाने का। और आगे चल के बदला भी लिया जाएगा, तुरंत ही, बहुत दूर नहीं। देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद, जो 1915 में इनको दी गई थी उपाधि, उसको त्याग दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किन लोगों ने कौन कौन सी पदवी त्याग कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा तो शंकरन नायर ने क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी छोड़ी। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि छोड़ी। जमनालाल बजाज ने सर राय बहादुर की उपाधि छोड़ी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ दी। और इसके बाद होता क्या है? इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में एक लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। उन भारतीयों में कौन कौन थे? सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये तीनों ही कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। पूछा जाता है कि इसमें जो जांच समिति थी उसमें 3 भारतीय कौन थे। कांग्रेस ने भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया और इसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी को शामिल किया जाता। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जब कांग्रेस ने अपनी एक टीम बनाई तो उसमें कौन कौन शामिल था? तो मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। तो ये 3 लोग इसमें शामिल थे। और इसके बाद जो है कि आगे हम देखें कि जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करता, तो ये कोई प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम इसके अगले पॉइंट से शुरू करेंगे। क्लास लंबी करने से बोरियत हो जाती दोस्तों, और फिर फैक्ट वाली चीज़ों को ज़्यादा देर तक आप माइंड में स्टेबल नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप डेली देखिए, डेली अपनी चीज़ों को तैयार करिए और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारा आपके लिए यूजफुल कंटेंट, सीटेट, यूपीटेट के पुराने पेपर सॉल्व कराए गए हैं, मॉडल प्रैक्टिस पेपर कराए गए हैं, सारी टीचिंग वैकेंसी के, जिसको आप विजिट करेंगे वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो सीधे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।